ओके गाइस, आज जो हम रिवाइज करने वाले हैं दैट इज बैंकिंग का रिवीजन। अब ये जो बैंकिंग है ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है बताइए? 3 पार्ट। पहला जो पार्ट है वो कौन सा है? ऑब्जेक्टिव सॉरी फंक्शंस। किसके फंक्शंस बताइए? आरबीआई के। तो हम आरबीआई के फंक्शंस पढ़ेंगे। सेकंड हम जो रिवाइज करेंगे कि हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट्स मनी। और तीसरा है हम पढ़ने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ये 3 पार्ट में पूरा बैंकिंग जो है वो ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले फंक्शंस ऑफ आरबीआई, सेकंड हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट्स मनी, और जो तीसरा पॉइंट है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। हम शुरुआत करेंगे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक की। सबसे पहला पॉइंट जो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में है कि बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। अब क्या होता है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स? बहुत सिंपल है कि आरबीआई के पास ही सोल अथॉरिटी है नोट्स को प्रिंट करने की, मतलब वो एक्सक्लूसिव राइट और किसी के पास नहीं है। और वो जो भी नोट्स प्रिंट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं गाइस? अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड का मतलब ये हुआ कि जो कॉइन्स होते हैं ना वो लिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं कि सर एक लेवल के बाद आप ज़्यादा कॉइन्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बट नोट आप जितना चाहे वो एक्सेप्ट कर सकते हो। सेकेंड याद रखना, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। अब ये लाइन का मतलब क्या होता है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट? सर आरबीआई गवर्नमेंट का क्या रोल प्ले करता है? और आरबीआई गवर्नमेंट की 3 रोल प्ले करता है, याद रखना। ट्रिपल ए बोलते हैं, ए फॉर अकाउंटेंट, ए फॉर एजेंट, ए फॉर एडवाइजर। एज एन अकाउंटेंट वो गवर्नमेंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है। एज एन एजेंट वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्या करता है? सिक्योरिटीज। और एज एन एडवाइजर वो बताता है इकोनॉमिक पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज, इन्फ्लेशन जैसी चीज़ों को कैसे हमें कंट्रोल करना है। तो 3 फंक्शन वो गवर्नमेंट को करता है जिसको बोलते हैं ट्रिपल ए फॉर अकाउंटेंट, ए फॉर एजेंट, ए फॉर एडवाइजर। तीसरा है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। क्या लिखा है बताइए? बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। यहाँ पे बैंक का क्या रोल है? यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि सर देखो बैंकर्स बैंक जैसे मेरे लिए एक बैंक का क्या काम करता है, मैं जब चाहे अपना पैसा जमा करा सकता हूँ और जब चाहे मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ। वैसे ही कमर्शियल बैंक के लिए बैंक कौन होता है? आरबीआई। कमर्शियल बैंक जैसे आईसीआईसीआई या एचडीएफसी। आईसीआईसीआई और एचडीएफसी जब चाहे वह अपना डिपॉजिट जमा करा सकते हैं, आरबीआई एक्सेप्ट करेगा और आरबीआई उन्हें क्या ऑफर करेगा बताइए? लोन। क्या ये चीज़ क्लियर हुआ? सुपरवाइजरी का मतलब क्या कि आरबीआई चेक करता है। क्या चेक करता है? क्या कमर्शियल बैंक ने जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की है या नहीं। जैसे आरबीआई ने क्या एसएलआर या सीएलआर जो भी मेरे कंप्लायंसेस है उसको आपने फुलफिल किया है या नहीं। बैंकर्स बैंक मतलब मैं जब चाहे कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करा सकता है और जब चाहे उनसे पैसा ले सकता है। एंड एज अ सुपरवाइजरी रोल वो चेक करता है कि क्या उन्होंने सीआरआर और एसएलआर ये सब मेंटेन किया है या नहीं। क्या है चीज क्लियर? अगला लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। क्या बोला मैं बताइए? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। अब व्हाट डू मीन बाय लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट? बहुत सिंपल है। इट मीन्स दैट कि अगर कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत है और वो पैसा उन्हें कहीं से नहीं मिलता है तो वो किसके पास जा सकते हैं बताइए? आरबीआई। और आरबीआई उन्हें पैसा दे सकता है। इट कैन अप्रोच सेंट्रल बैंक एंड सेंट्रल बैंक उन्हें पैसा देगा। इसलिए कहते हैं सेंट्रल बैंक इज अ लास्ट रिसोर्ट। इफ कमर्शियल बैंक को कहीं से पैसा नहीं मिलता तो वो किसके पास जा सकते हैं बताइए? आरबीआई। सवाल है कि सर ऐसा क्यों करता है सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक ऐसा इसलिए करता है ताकि बैंकिंग सिस्टम कभी क्या फेस नहीं करे बताइए? सेटबैक। और मनी मार्केट हमेशा क्या रहे? स्टेबल। मनी मार्केट का मतलब होता है कि भाई जो लोगों का भरोसा है वो बैंकिंग सिस्टम से कभी कम ना हो। नेक्स्ट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सर कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ये कहता है कि हम हमेशा चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो है, देखो चाहेंगे नहीं सॉरी, हमारी जो भी फॉरेन एक्सचेंज है उसकी सोल कस्टडी किसके पास है बताइए? आरबीआई के पास। मतलब आरबीआई ही है जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रख सकता है, हम वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रख नहीं सकते। और उससे वो क्या करता है बताइए कि एक्सचेंज रेट हमेशा क्या रहता है उसकी वजह से? स्टेबल। सर कैसे करता है? थ्रू एक इंस्ट्रूमेंट। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? मैनेज फ्लोटिंग। क्या है उसके इंस्ट्रूमेंट का नाम? मैनेज फ्लोटिंग। सर ये क्या होता है मैनेज फ्लोटिंग? बहुत सिंपल है, क्योंकि सारी यूएसडी सरकार के पास है तो कल अगर एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपनी सप्लाई बढ़ा देगा। सप्लाई बढ़ाने से रेट वापस क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। या कल एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा गिर जाए तो आरबीआई क्या करेगा? डिमांड बढ़ा देगा ताकि एक्सचेंज रेट वापस क्या हो जाए? स्टेबल। तो आरबीआई चाहेगा कि एक्सचेंज रेट में ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना आए। नेक्स्ट फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बताइए? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन बहुत सिंपल है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन ये कहता है कि अगर बैंक ए को कुछ पैसा बैंक बी को देना है और बैंक बी को कुछ पैसा बैंक ए को देना है
तो उनके बेसिस पे ट्रांजैक्शन को नेट सेटलमेंट पे कौन करवाएगा बताइए, आरबीआई। फॉर एग्जांपल बैंक ए को बैंक बी को देने 10,000, बैंक बी को बैंक ए को देने 5,000, तो भाई नेट में क्या बोलेगा बैंक ए कि भाई तो नेट में 5,000 बैंक बी को दे दे। तो वो जो क्लियरिंग का काम है वो कौन कराता है बताइए, आरबीआई। एंड लास्ट क्या है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। सर व्हाट इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, बहुत सिंपल है सर, सेंट्रल बैंक, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी में कि सर आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करवाता है। देखो इन्फ्लेशन मतलब डिमांड ज़्यादा, और डिमांड इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो आरबीआई इंश्योर करेगा कि मार्केट में मनी सप्लाई क्या कर देंगे, कम, इन अ सिचुएशन ऑफ व्हाट, इन्फ्लेशन। और जब डिफ्लेशन होगा तो हम अपनी मनी सप्लाई को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि डिफ्लेशन मतलब मंदी, मंदी में कोई डिमांड नहीं करता, तो ऐसी सिचुएशन में आरबीआई डिमांड करेगा, आरबीआई मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाएगा और डिफ्लेशन जैसी प्रॉब्लम को क्या करेगा, कंट्रोल। और ये होते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछते हैं अलग से एक एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए। क्या चीज़ क्लियर? चलिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज मॉनेटरी पॉलिसी। सर क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई यूज करता है, आरबीआई यूज करता है ताकि इकोनॉमी में हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो। इक्विलिब्रियम मतलब ना ही ज़्यादा इन्फ्लेशन हो ना ही ज़्यादा डिफ्लेशन हो। और आरबीआई जिस पॉलिसी के थ्रू करता है उस पॉलिसी का नाम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके अंदर 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। देखो क्या होता है, जब मार्केट में इन्फ्लेशन होता है तो आरबीआई का एम होता है कि ऑलरेडी मार्केट में बहुत डिमांड ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से तो प्राइस ज़्यादा है। आरबीआई का एम क्या होता है, मनी सप्लाई को इस सिचुएशन में क्या कर दे, कम। और जब मार्केट में डिफ्लेशन है तो आरबीआई का एम होता है कि मनी सप्लाई को हम लोग क्या कर दे, बढ़ा दे। याद रखना इन्फ्लेशन में हमें मनी सप्लाई को गिराना है और डिफ्लेशन में हमें मनी सप्लाई को क्या करना है, बढ़ाना है। और जिस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू करता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी। क्या चीज़ क्लियर हुआ? अब सवाल यह है कि सर मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो आरबीआई करता है उसके अंदर कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं? तो टोटल इंस्ट्रूमेंट्स कितने बता सकते हो? 9 इंस्ट्रूमेंट्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर पहला है रेपो रेट एंड बैंक रेट, दूसरा है सीआरआर एंड एसएलआर, तीसरा है रिवर्स रेपो रेट एंड चौथा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये 4 वो इंस्ट्रूमेंट्स है मॉनेटरी के जिसके थ्रू आरबीआई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। और दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर है मार्जिन रिक्वायरमेंट, दूसरा है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट और तीसरा है मॉरल सुएशन। ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स को कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं बताइए, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्या है चीज क्लियर? अब हम बात करेंगे पहले इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में विच इज रेपो रेट एंड बैंक रेट। सर ये रेपो रेट और ये बैंक रेट क्या होता है? देखो बहुत सिंपल है, कमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो कमर्शियल बैंक या तो पैसा डिपॉजिटर से लेता है या कभी कभी वो पैसा किससे मांगता है बताइए, आरबीआई। तो जिस रेट पे कमर्शियल बैंक अपना पैसा किससे मांगता है बताइए, आरबीआई पे, उस रेट को हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट। द रेट एट विच कमर्शियल बैंक टेक्स मनी फ्रॉम आरबीआई, उस रेट को हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट। पर सर क्या आरबीआई उसकी वजह से कोलैटरल मांगेगा? जैसे हम आज बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमें क्या मांगता है, कोलैटरल। क्या यहाँ पे भी कोलैटरल देना पड़ेगा? द आंसर इज यस। और यहाँ पे कोलैटरल पे हमें क्या देना पड़ता है बताइए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो क्या होता है रेपो रेट? द रेट एट विच कमर्शियल बैंक obtains लोन फ्रॉम whom, आरबीआई, अगेंस्ट व्हाट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो आपने कहां से खरीदी होगी, ओपन मार्केट में। क्या चीज क्लियर हुआ? सर जरूरी है कि आरबीआई से हम जब भी लोन ले हमेशा कोलैटरल देना ही पड़ता है? नहीं सर, अगर आप बिना कोलैटरल का लोगे तो उसे बैंक रेट कहते हैं, विद कोलैटरल से लोन लेगे तो उसे क्या बोलते हैं, रेपो रेट। ज्यादा महंगा कौन सा होगा? ऑब्वियसली बैंक रेट, क्योंकि वो बिना कोलैटरल का है। क्या चीज क्लियर हुआ? अब इससे आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है मैं वो बताता हूँ। चाहे वो रेपो रेट हो चाहे वो बैंक रेट हो, दोनों का आंसर सेम है कि जब इन्फ्लेशन है, याद रखना एक शॉर्टकट मैंने सीखा है, इन्फ्लेशन में हम सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या करने वाले हैं, इंक्रीज, और डिफ्लेशन में हम सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या करने वाले हैं, डिक्रीज। क्या चीज क्लियर? और इन्फ्लेशन में सब याद भी कैसे रहोगे, आई फॉर इन्फ्लेशन, आई फॉर इंक्रीज, डी फॉर डिफ्लेशन, डी फॉर डिक्रीज। समझ आया? तो चाहे वो रेपो रेट हो या बैंक रेट हो, हम दोनों को क्या कर देंगे बताइए, बढ़ा देंगे। जब रेपो रेट या बैंक रेट बढ़ेगा, इसका मतलब बैंक जब आरबीआई से लोन लेने जाएगा तो अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो बैंक के लिए लोन बहुत महंगा हो गया। इसे बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर कॉस्ट बढ़ेगा
तो ऑटोमेटिकली देखो, फॉर एग्जांपल मैं कमर्शियल बैंक हूँ, मैं आरबीआई से लोन लूंगा, तो मैं ये लोन किसको दूंगा? बोरोअर्स को। तो जिस रेट पे मैं बोरोअर्स को देता हूँ उसे बोलते हैं मार्केट रेट, और जिस रेट पे मैं आरबीआई से लोन लेता हूँ उसे बोलते हैं रेपो रेट। तो अगर रेपो रेट बढ़ा तो मेरा कॉस्ट बढ़ा, कॉस्ट बढ़ा तो मैं भी तो महंगा चार्ज करूंगा ना, तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो भाई बोरोअर ज्यादा लोन डिमांड करेंगे या कम करेंगे? कम। मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम, और इससे इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? कंट्रोल। यही अगर डिफ्लेशन की बारी आई तो भाई आरबीआई क्या करेगा? रेपो रेट या बैंक रेट को क्या कर देगा? गिरा देगा, मतलब लोन लेना सस्ता हो गया। तो अगर लोन लेना सस्ता हो गया तो ऑटोमेटिकली मैं जिसको लोन दूंगा वो भी तो क्या होगा? सस्ता। तो डिमांड मार्केट में अपने आप बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, और इससे क्या कंट्रोल हो जाएगा? बताइए, डिफ्लेशन। याद रखना, इन्फ्लेशन में सब कुछ इंक्रीज एंड डिफ्लेशन में सब कुछ डिक्रीज। बैंक रेट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। बैंक रेट इज द रेट एट विच कौन पैसा लेता है? बताइए, कमर्शियल बैंक किससे लेता है? अगेन सेंट्रल बैंक से ही लेता है, बट इसके अंदर कोलैटरल नहीं होता। चलो बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट, जो तीसरे इंस्ट्रूमेंट है। रिवर्स रेपो रेट ये कहता है कि किस तरह से कमर्शियल बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा, देखो जरूरी थोड़ी है कि हम खाली आरबीआई से पैसा ले, हम आरबीआई को पैसा दे भी तो सकते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ 1100 करोड़ रुपए पड़े, जरूरी है कि सारा मैं लोन दूं? नहीं, मैं कुछ पैसा आरबीआई के पास भी जमा करा सकता हूं ताकि मैं उसे इंटरेस्ट कमा सकूं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट उल्टा, यहाँ पे पैसा कौन जमा करा रहा है? कमर्शियल बैंक। किसके पास जमा करा रहा है? आरबीआई, ताकि वो क्या कमा सके? बताइए, इंटरेस्ट। उसी को हम क्या बोलते हैं? बताइए, रिवर्स रेपो रेट। क्या चीज क्लियर हुआ है ना? तो अब मेरी बात सुनो, जब मार्केट में इन्फ्लेशन है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। कहने का मतलब, पहले अगर मैं आरबीआई के पास पैसा जमा कराता तो मुझे 6% मिलता, अब वो मुलते मुलते मैं तुझे 8% दूंगा। तो लालच कौन दे रहा है? आरबीआई। तो आरबीआई जब मुझे लालच देगा तो ज्यादा फंड में किसके पास जमा कराऊंगा? अपने फंड का ज्यादा पैसा मैं किसके पास जमा कराऊंगा? आरबीआई। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले मैं 100 करोड़ मेरे पास टोटल 1100 करोड़ थे, तो पहले मैं खाली 100 करोड़ रुपए आरबीआई के पास जमा कराता, अब मैं कितना कराऊंगा? बताइए, क्योंकि आरबीआई बढ़िया इंटरेस्ट दे रहा है। तो भाई लोगों को लोन देने के लिए जो पैसा चाहिए वो बढ़ेगा या घट जाएगा? जिसे कहते हैं कैश रिजर्व मेरे अपने आप क्या हो जाएंगे? कम। जो पहले मेरे पास 900 थे, सॉरी पहले मेरे पास 1000 करोड़ थे, अब वो खाली कितने बचे? बताइए, 900। क्योंकि पहले मैं खाली 100 करोड़ जमा कराता था, अब मैं कितना जमा करा रहा हूँ? 200 आउट ऑफ 1100 करोड़। तो ऑटोमेटिकली मेरी क्रेडिट देने की कैपेसिटी क्या हो गई? कम। क्योंकि पहले मैं बहुत ज्यादा लोन दे सकता था, अब मैं उतना ज्यादा लोन नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ज्यादा पैसा किसके पास जमा करा दिए? आरबीआई। मार्केट में मनी सप्लाई कम, और उससे इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? कंट्रोल। यही जब डिफ्लेशन की बारी आती है तो आरबीआई क्या कहता है कि अपने रिवर्स रेपो रेट को गिरा दो। सॉरी, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को गिरा देता है। मतलब आरबीआई बोलता है कि तुम मेरे पास जमा कराओगे पैसा तो उतना खास इंटरेस्ट मिलने वाला, तो मैं कम पैसा किसके पास जमा कराऊंगा? आरबीआई। तो खुद के पास जो कैश रिजर्व है वो बढ़ जाएगा, तो खुद का कैश रिजर्व बढ़ेगा तो लोन देने की कैपेसिटी बढ़ेगी। लोन ज्यादा दूंगा तो मार्केट में क्या बढ़ेगा? बताइए, मनी सप्लाई। और मनी सप्लाई बढ़ने से क्या कंट्रोल हो जाएगा? डिफ्लेशन। इज दैट क्लियर गाइस? तीसरा इंस्ट्रूमेंट होने के बाद चौथा इंस्ट्रूमेंट है सीआरआर और एसएलआर। सर ये दोनों क्या है? याद है मैंने कहा था दोनों एक डिपॉजिट का एक परसेंटेज है। सीआरआर क्या बोलता है कि आपको अपने डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज किसके पास रखना पड़ेगा? कैश के फॉर्म में। किसके पास रखना पड़ेगा? आरबीआई के। सर क्यों जमा कराना है? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 100 करोड़ का डिपॉजिट है तो आरबीआई बोलते हैं 5%, मतलब 5 करोड़ रुपए आरबीआई के पास जमा कराना है। सवाल है क्यों? क्योंकि आरबीआई, तुम सब अपना पैसा बैंक के पास इसलिए जमा कराते हो क्योंकि तुम्हें भरोसा है बैंक पे। क्यों है भरोसा? क्योंकि वो जो गारंटी है वो कौन देता है? आरबीआई। कि कल अगर बैंक को कुछ हुआ तो मैं बैठा हूं, तो वो गारंटी के लिए आरबीआई बोलता है भाई तुम मुझे अपना कुछ पैसा जमा कराओ। उसी को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज जो कैश के फॉर्म में किसके पास जमा कराना पड़ता है? आरबीआई। अब व्हाट इज एसएलआर? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये कहता है आप अपने डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज बैंक के वॉल्ट में रखना है। मतलब अगर मेरे पास 100 करोड़ है, 5 करोड़ मैंने किसके पास जमा करा दिया? बताइए, आरबीआई। अब आरबीआई बोलता है अपने वॉल्ट में 10 करोड़ अलग से जमा करो। मैंने बोला क्यों? कि देखो भाई कल डिपॉजिटर पैसा मांगने भी तो आ सकते हैं, तो वो पैसा मांगेगा तो कहाँ से ला के देगा अगर सब लोन दे दिया तो अपने डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज आपको अपने बैंक के वॉल्ट में रखना है। बट जरूरी है कैश के फॉर्म में ही रखना है? नहीं। अब किस फॉर्म में रख सकते हो? बताइए, लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या हुआ? कैश के फॉर्म में भी, गोल्ड के फॉर्म में भी, और अनइंकम्बर्ड सिक्योरिटीज के फॉर्म में भी। देखो कुछ भी हो जाए, चाहे इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो, इन्फ्लेशन में हम अगर चाहे रिजर्व बढ़े, मतलब सीआरआर बढ़े या एसएलआर बढ़े, दोनों में हमने को या तो ज्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा कराना है या खुद के वॉल्ट में, तो आखिर में लोन देने की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम।
क्योंकि या तो वॉल्ट में ज़्यादा पड़ा रहेगा या तो आरबीआई के पास ज़्यादा होगा। तो आरबीआई क्या कहता है, इन्फ्लेशन जब होता है तो सीआरआर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। आरबीआई बोलता है मेरे पास ज़्यादा पैसा जमा करा, तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा पैसा मुझे किसके पास जमा कराना है, तो खुद का कैश रिजर्व क्या हो जाएगा, क्रेडिट देने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम, और ऑटोमेटिकली से क्या कंट्रोल हो जाएगा बताइए, इन्फ्लेशन। क्या चीज़ क्लियर हुआ। और यही जब बारी डिफ्लेशन की आती है तो आरबीआई क्या बोलता है, भाई अपने सीआरआर को गिरा दो, मतलब मेरे पास ज़्यादा पैसा जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, तो खुद का कैश रिजर्व बढ़ेगा, खुद का कैश रिजर्व बढ़ेगा तो क्रेडिट देने की कैपेसिटी बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगा, और उससे क्या कंट्रोल हो जाएगा बताइए, डिफ्लेशन। इज दैट क्लियर। एसएलआर का भी एग्जैक्ट सेम है। एसएलआर का भी यही है कि अगर आपका एसएलआर बढ़ा तो ज़्यादा पैसा आपको किस में रखना पड़ेगा, वॉल्ट में, मतलब उतना पैसा आप ज़्यादा लोन नहीं दे सकते, तो क्रेडिट देने की कैपेसिटी अपने आप क्या हो जाएगी, कम, मनी सप्लाई कम, और इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल। और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है डिफ्लेशन। क्या ये चीज़ क्लियर। अब हम बात करते हैं आखिरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव विच इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशन कुछ नहीं है, आरबीआई सरकार के बिहाफ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाइंग एंड सेलिंग करती है। देखो आम आदमी के पास पैसा है, इन्फ्लेशन है, मुझे इन सब से ये पैसा लेना है, और डिफ्लेशन में इन सबको ये पैसा देना है, सिंपल। तो आरबीआई क्या करती है कि जब मार्केट में इन्फ्लेशन है और इन सब से पैसा लेना है तो वो अपनी सिक्योरिटीज किसको बेच देती है बताइए, पब्लिक को। तो पब्लिक क्या करेगा, अपना सारा पैसा किसको जमा कराएगा, आरबीआई को। तो एक तरीके से मार्केट के अंदर जितनी भी लिक्विडिटी है वो मैंने क्या कर दी बताइए, सोक कर दी, सारी लिक्विडिटी सोक कर दी। और तुम सबका पैसा कहाँ होता है, बैंकों में होता है, तो बैंकों का सारा पैसा मैंने अपने तरफ खींच लिया, क्या बेच के बताइए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऑटोमेटिकली बैंकों का जो डिपॉजिट्स है वो क्या हो जाएगा, कम, क्रेडिट देने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, मार्केट में मनी सप्लाई कम, और इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल। क्योंकि अगर बैंकों में डिपॉजिट ही नहीं रहेंगे तो लोन कहाँ से देगा बैंक, क्योंकि सारा पैसा तो किसने ले लिया, सरकार ने। कैसे ले लिया, बाय सेलिंग व्हाट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और यही इसका उल्टा है कि जब मार्केट में डिफ्लेशन है तो आरबीआई क्या बोलेगा कि भाई मार्केट में पैसा चाहिए लोगों को, तो मैं अपनी सारी सिक्योरिटीज क्या करूंगा, जो बेची है वो सारी परचेज करूंगा। तो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करेगा तो क्या देगा, उसके सामने पैसा देगा। वो पैसा से क्या बढ़ेगा बताइए, मार्केट में लिक्विडिटी रिलीज हो जाएगी, वो सारा पैसा बैंकों के किधर जाएगा, डिपॉजिट। बैंक उससे ज्यादा क्या दे पाएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, और उससे क्या कंट्रोल हो जाएगा, डिफ्लेशन। ये सारे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हुए बताइए, क्वांटिटेटिव। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का पहला इंस्ट्रूमेंट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। सर मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, कुछ भी नहीं है गाइस। अगर मैं आज बैंक से लोन लेने जाऊं तो बैंक मुझसे क्या मांगेगा, कोलैटरल। अब मैंने बोला कि सर मुझे लोन कितना चाहिए, मैंने बोला मुझे लोन चाहिए 100 करोड़। उसने बोला ठीक है 100 करोड़ के लोन के लिए कितना कोलैटरल दोगे आप। बैंक पूछती है कि 120 करोड़ का कोलैटरल चाहिए, तो बैंक कितना मार्जिन रख रही है, 20। मार्जिन मतलब कितना कोलैटरल मांगा उसमें सामने कितना लोन दे रहे हो। क्या जितना कोलैटरल ज़्यादा मांगना बोरोर के लिए अच्छी बात है या खराब बात है, खराब बात है। तो आरबीआई याद है क्या करेगा, इन्फ्लेशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा, मतलब उतने ही लोन के लिए ज़्यादा कोलैटरल देना है। तो ये अच्छी बात है या डिसइंसेंटिव है, तो लोग डिमांड अपने आप क्या कर देंगे, कम, मनी सप्लाई कम, और इन्फ्लेशन जैसी प्रॉब्लम कंट्रोल। यही डिफ्लेशन होगा तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को गिरा देगा, मतलब अब उतने ही लोन के लिए कोलैटरल कम देना है, तो लोग खुश हो जाएंगे, लोगों के लिए एक इंसेंटिव का काम करेगा, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, और इससे क्या कंट्रोल हो जाएगा बताइए, डिफ्लेशन। इज दैट क्लियर। अगला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है बताइए, मॉरल सुएशन। उसके पहले हम रैशनिंग ऑफ क्रेडिट कर लेते हैं। रैशनिंग का मतलब होता है कोटा, कोटा मतलब भाई रोक देना, सिंपल। तो जब मार्केट में इन्फ्लेशन है पर्टिकुलर कोई सेक्टर में, तो आरबीआई राशनिंग लगा देगा, मतलब इस सेक्टर में 20% से ज्यादा लोन अपने को देना ही नहीं है। जैसे ही आप रोक टोक करोगे तो उस सेक्टर का मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, और इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल। और जब लगता है कि भाई उस सेक्टर में अब बहुत ज्यादा रुकावट कर दी हमने, अब उस सेक्टर में हमें पैसा डलवानी है, तो वापस वो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट जो किया था उसको क्या करवा देंगे बताइए, रिमूव करा देंगे, जिससे मनी सप्लाई उस सेक्टर में बढ़ेगा और डिफ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल। लास्ट इज व्हाट, मॉरल सुएजन। मॉरल सुएजन का मतलब होता है एक इंस्ट्रक्शन देना। किसका इंस्ट्रक्शन देना, आरबीआई को। आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दिया किसको, कमर्शियल बैंक को, भाई देखो इन्फ्लेशन है, अपनी क्रेडिट पॉलिसी बहुत ज्यादा क्या कर दो, स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट मतलब ऐसा कि ज्यादा लोन मत दो, सैंक्शन मत कराओ। और जब डिफ्लेशन है बोलता है अपनी क्रेडिट पॉलिसी बहुत लूज कर दो, लोन ज्यादा से ज्यादा सैंक्शन करो। अरे समझ आया। तो यहाँ पे जब लोन स्ट्रिक्ट करोगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल, और जब लोन को लिबरल करोगे तो क्या कंट्रोल हो जाएगा, डिफ्लेशन। और इसी के साथ हमारी सारी मॉनेटरी पॉलिसी खत्म हो जाती है। अब हम बचते हैं सिर्फ एक ही चीज,
एक बार हम बता देते व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। जहां क्वालिटेटिव जो होता है वो सिलेक्टिव सेक्टर को इंपैक्ट करता है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट सारे इकोनॉमी को इंपैक्ट करता है। क्या चीज क्लियर हुआ? तो पहला डिफरेंस क्या है बताइए? सिलेक्टिव सेक्टर को इंपैक्ट करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? क्वालिटेटिव। और सारे इकोनॉमी को इंपैक्ट करता है वो कौन सा है? क्वांटिटेटिव। सर जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसके अंदर आता है रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ एंड रिवर्स रेपो रेट। वहीं क्वालिटेटिव में सिर्फ 3 ही आते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन एंड राशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब आते हैं हम आखिरी पार्ट इस चैप्टर की, विच इज हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट्स मनी। चलिए क्वेश्चन क्या है, किस तरह से कमर्शियल बैंक क्या क्रिएट करता है बताइए? मनी। तो कमर्शियल बैंक मनी किस तरह से क्रिएट करता है? तो इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन मतलब ये कि कमर्शियल बैंक मनी खुद क्रिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ गिविंग मोर एंड मोर लोन्स। कैसे करेंगे? उसका पहले एक अजम्पशन ले लेंगे, पूरी कमर्शियल बैंक में एक ही बैंक है, और पूरे मतलब इंडिया में सिर्फ एक ही बैंक है, और वो कौन सी है? अपनी एक कमर्शियल बैंक। चलो समझते कैसे करेंगे। शुरुआत करेंगे कि लेट अस अज्यूम कि हमारा देश का जो प्राइमरी डिपॉजिट है वो कितना है? 1000। सर ये प्राइमरी डिपॉजिट क्या हुआ? वो डिपॉजिट जो रोकड़े में हुआ है, जो कैश में हुआ है। तो एक डिपॉजिटर 1000 रुपये बैंक में जमा कराता है, वो कैश का जो पैसा जमा होता है उसी को हम क्या कहते हैं गाइस बताइए? प्राइमरी डिपॉजिट्स। क्या चीज क्लियर हुआ? अब क्या बैंक सारा पैसा जो है वो लोन दे सकता है? द आंसर इज नो। हमने ऑलरेडी पढ़ा है, कुछ पैसा आपको सीआरआर के फॉर्म में रखना पड़ता है और कुछ पैसा आपको क्या रखना पड़ता है? एसएलआर के फॉर्म में। उसको हम एक बार के लिए रिक्वायर्ड रिजर्व बोल देते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में रिक्वायर्ड रिजर्व कितना है बताइए? 10%। अब बहुत सिंपल है कि अगर 10% हम रखेंगे तो बाकी का हम कितना लोन देंगे बताइए? 900। क्या चीज क्लियर हुआ? लेट अस अज्यूम द प्राइमरी डिपॉजिट इज 1000, रिक्वायर्ड रिजर्व है जो 10% है, 100 रुपये हम अलग से रखेंगे, बाकी 900 पैसे का हम क्या दे देंगे? लोन। सेकेंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या बैंक कभी भी लोन कैश के फॉर्म में देता है? द आंसर इज नो। बैंक विल नेवर लेंड द मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश। एक अकाउंट विल बी ओपन इन द नेम ऑफ द व्हाट? बोरोअर, और बोरोअर के अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर होगा। क्या चीज क्लियर हुआ? अब तुम्हें पता होना चाहिए गाइस कि हमारे देश में जो भी आप लोन लेते हो उसका एक पर्पस होता है। हाउस लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, जो भी हो, आपको पर्पस बताना पड़ेगा। अब जो भी पैसा, एज ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक, whatever the money spent by the borrower comes back to the account in the form of what? Deposit। सर इसका मतलब क्या? समझो पर्सन ए को मैंने कार लोन दिया, कितने का? 900 का। तो वो कार जिससे लेगा उसको ये पैसा ट्रांसफर करूंगा, तो जिसके अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर किया उसका अकाउंट भी किसके पास है? मेरे पास ही है। क्यों? क्योंकि पूरी इकोनॉमी में सिर्फ क्या है? एक ही बैंक। सो एज ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक, तो जो भी बोरोअर स्पेंड कर रहा है वापस वो मेरे अकाउंट में ही आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? डिपॉजिट्स। तो मुझे बताइए कि पहले में मैंने लोन कितना दिया था बताइए? 900 का लोन दिया था। जैसे ही मैंने 900 का लोन दिया तो अकाउंट में डिपॉजिट्स भी कितने से आ गया? 900 से आ गया ना। क्यों? क्योंकि जितना पैसा मैंने खर्चा किया अगेन अकाउंट तो मेरा ही है। अब भाई उसने कार के लिए 900 रुपये दिए हैं, तो कार का अकाउंट होल्डर कौन है? मैं ही तो हूं। तो मेरे अकाउंट में वापस कितने पैसे आ गए? 900। अब वो 900 रुपये आए तो उस 900 का भी तो मुझे 90 रुपये क्या करना पड़ेगा? जमा कराना पड़ेगा, और बाकी का पैसा मैं क्या दे सकता हूं बताइए? लोन। क्योंकि जितनी बार डिपॉजिट बढ़ेगा उसका 10% मुझे क्या करना पड़ेगा? जमा कराना पड़ेगा, और बाकी का पैसा मुझे क्या देना पड़ेगा? लोन। पर सर ये जो 1000 और ये जो 900 है, इन दोनों में कुछ फर्क है? द आंसर इज यस। सर इस 1000 को बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट, और यहां से जो भी डिपॉजिट होने वाले है वो कौन सा डिपॉजिट हो जाएगा? सेकेंडरी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो डिपॉजिट है वो किस फॉर्म में हुआ है बताइए? और ये जो डिपॉजिट है वो किस फॉर्म में हुआ है? क्रेडिट क्रिएशन। क्योंकि मैंने किसी को लोन दिया, उस लोन का पैसा खर्चा हुआ, इसलिए डिपॉजिट बढ़ा, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। अब सवाल है ये प्रोसेस कब तक चलेगा? ये प्रोसेस तब तक चलेगा कि देखो 1000 का 900 लोन दिया तो 900 जमा हुआ, उसका 90 रुपए हमने क्या किया? रिजर्व किया, 810 का लोन दिया, फिर वो 810 हमारे किस में बढ़ जाएगा बताइए? डिपॉजिट। उसका 10% हम जमा करेंगे और बाकी का क्या देंगे? लोन। पर सवाल है कब तक चलेगा? ये जब तक चलेगा जब तक ये जो मेरा रिक्वायर्ड रिजर्व है वो कितना नहीं हो जाता? 1000। क्योंकि 1000 रुपये मेरा कैश है और वही मेरा इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट है। तो ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक मेरा ये रिक्वायर्ड रिजर्व किससे इक्वल नहीं हो जाता? इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट्स। अब याद रखना गाइस कि इसका एक फॉर्मूला है। क्या चीज का फॉर्मूला? मनी क्रिएशन का। क्या फॉर्मूला है बताइए? टोटल डिपॉजिट इज इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला? टोटल डिपॉजिट्स इज इक्वल्स टू कैश रिजर्व मल्टीप्लाइड बाय के। और के का मतलब क्या होता है बताइए? क्रेडिट मल्टीप्लायर। और क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है बताइए? 1/CRR। क्या है चीज क्लियर?
इसी के साथ हमारा खत्म हो जाता है बैंकिंग। इज दैट क्लियर?